हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम करते हैं टॉपर्स वन चैनल पे। आज हम फिर से हेमोएम्केन सीरीज का लेक्चर नंबर 7 आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और यहाँ से आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेमोएम्केन्स एंड हेमोएरिन्स के बारे में आज बात करेंगे। और आशा है कि आप लोग पीछे से 6 लेक्चर पढ़ के आएंगे। इसमें हम छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा समस्या ना हो, और ये कंटिन्यू लगे हुए हैं ताकि आपका हर एक एनसीईआरटी की एक एक माइंड अच्छे से समझ में आ जाए। अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, आपने क्वेश्चन लगा लिया, आपका बोर्ड एग्जाम, नीट, जेईई मेन कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि आप एडवांस की क्वेश्चन भी आप ऑर्गेनिक पे जूम कर सकते हो, क्योंकि हमारी एक और सीरीज आ रही है जिसमें हमने कन्वर्जन करने का तरीका बताया है। और ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स बहुत सारे देंगे आपको, जिसके कारण से क्या होगा कि आप ऑर्गेनिक को बूस्टअप कर सकते हैं और इसमें आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर समस्या चल रही है इसके अंदर, तो आप उसको और क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलो बच्चों, हम यहाँ से बात करें, क्या करें कि यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ हेमोएम्केन्स एंड हेमोएरिन्स की बातें करते हैं। यहाँ से चलते आगे, जिससे पहले हम बात करें बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज, और हम फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे ताकि बड़े लेक्चर ना हो जाए। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे, जहां पर केमिकल रिएक्शंस के रिलेटेड बातें हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ से बात करते हैं। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कलर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन है। अब देखोगे जनरली अगर हेमोएम्केन्स है और वो प्योर स्टेट में, मिक्सचर नहीं है, प्योर है, तो उसकी जो कलर होती है, दिस इज कलरनेस होती है। कोई रंग नहीं होता, वाटर की तरफ साफ होता है, कलरनेस होता है। लेकिन इसका ब्रोमाइड और आयोडाइड जनरली कलरनेस ही होते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, हाँ, तो देखो एक जादू दिखाते हैं। ये थायराइड अभी कलरनेस है। अब देखो पूरी वाइट नहीं बना सकते, नहीं तो आपको कैमरे पे दिखाई नहीं पड़ेगी, है ना। तो कैमरे पर दिखाई नहीं पड़े, इसमें एक जादू देखें, हम इसको थोड़ा सा क्या किए हैं, इसको गुंगो कलर किए हैं, बट ये समझ जाना कि कलरनेस ही है। तो जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, आया सन, है ना, इसका लाइट पड़ा, कलर चेंज, मैजिक, है ना। देखो सन अभी दूर गया, सन नहीं है, कलरनेस कैसा है, कलरनेस है। लेकिन जैसे ही सन आया और सनलाइट यहाँ पड़ा, इसकी कलर क्या हो गई, चेंज हो गई। तो याद रखना, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होता है वो कलर एक्सपोज तभी करता है जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ते हैं। सनलाइट अगर नहीं पड़ेगा फिर उसकी कलर एक्सपोज नहीं हो पाएगी, है ना। तो यहाँ से चलो ये कह रहा है कि निश्चय क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोरोफोरोमीथेन्स और गैस। अब देखो छोटे छोटे अगर बात करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कार्बन 1 से लेकर के जनरली कंपाउंड्स में ऐसे देखते हैं, हाँ ना। कार्बन 1 से अगर मान लो एक कार्बन का हाइड्रोजन है, 1 से 4 कार्बन के हाइड्रोजन जो होते हैं वो जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं बच्चों। किसमें होते हैं, गैसियस स्टेट में होता है ना। किसमें होता है, गैसियस स्टेट में होता है। और बच्चों यहाँ से अगर आप देखोगे कि कार्बन 5 से लेकर के कार्बन 8 तक का जो होता है बच्चों, ये ज्यादातर लिक्विड स्टेट में आते हैं, लिक्विड स्टेट में आते हैं। और इसके बाद का जो होते हैं बच्चों 9 से लेकर जहां तक आपको जाना है, वो वैक्स लाइक सॉलिड बनाते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड बनाते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा फिजिकल स्टेट के बारे में। तो आपने कलर देखा कि जनरली जो हेमोएम्केन्स की कंपाउंड की कलर है वो कलरलेस है। लेकिन अगर आयोडो और मेरे पास क्या आ गया, आयोडो और ब्रोमाइड आ गया, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में कलर देता है, ऐसे कलर नहीं देते हैं। ये समझ में आ गया आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं स्टेट, जहाँ से हमें पता चला कि शुरुआती कुछ मेंबर जो है वो गैस है, उसके बाद कार्बन की संख्या बढ़ेगा वो लिक्विड्स हो जाएगा, और कार्बन की संख्या बढ़ेगी सॉलिड हो जाएगा। बट परफेक्ट सॉलिड नहीं होगा, वो वैक्स लाइक सॉलिड हो जाएंगे, है ना। चलिए बच्चों आगे हम बात करें और आगे हम देखते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं ये तो समझोगे। अगर किसी लिक्विड को हम गर्म कर रहे हो, है ना, अगर किसी लिक्विड को हम गर्म कर रहे हो और ये गर्म होने से जब इसका वेपर बनता है, और ये वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पे, तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहोगे बच्चों, दैट टेम्परेचर at which
वेपर प्रेशर ऑफ any liquid is similar to atmospheric pressure। ये ध्यान देना, ये आपको बोर्ड में इसका डिफिनेशन आते हैं जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब आप जहाँ पर हो जाएगा उसके हम बॉइलिंग पॉइंट करेंगे। हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया थोड़ा सा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। आपको जब फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर आपको क्या किया जाता है, इनहिबिशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाता है और कहा जाता है डेल्टा टीबी एक प्रोपोर्शनल होती है मोलारिटी का और डेल्टा टीबी इज कम टू केबीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? डेल्टा टीबी कम टू केबीएम कहा जाता है। कोई दिक्कत बच्चों? है सलमान है ये? चलो नेक्स्ट बात अगर हम यहाँ से करते हैं तो कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट की अगर बातें करते हैं तो एक तो होगा बच्चों कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन चेन्स आएंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन चेन्स आएगा उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास क्या होंगे, उसकी बॉइलिंग पॉइंट आएगी। लेकिन अगर कार्बन की संख्या सेम हो गया और आइसोमेरिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट्स, और इस बॉइलिंग पॉइंट में क्या रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स आर कंसीडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जनरली अगर 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन लेते हैं C5H12 और उसी का एक हैलाइड लेते हैं C5H11 क्लोरीन, है ना, क्लोराइड ऐसे कर देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, अगर एक हम हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं C5H12 और एक ले रहे हैं C5H11Cl। अब ये दो कंपाउंड्स मेरे बच्चों, इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होता है। किसके रिस्पेक्ट में? तो हाइड्रोकार्बन का रिस्पेक्ट में। तो कहता ऑफ कंपेरेबल मोलिक्यूलर मासेस। इसके रीजन में हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या मोलिक्यूलर मासेस का कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि जितना ज्यादा मोलिक्यूलर मासेस होगा उसके उतना ही ज्यादा क्या होंगे, उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ से हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो बच्चों आगे हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है आप आइसोमर हेमोन केस, जितना ज्यादा ब्रांच करोगे सरफेस एरिया क्या होगा उतना घटेगा, है ना। जितना ज्यादा ब्रांच करोगे सरफेस एरिया क्या होगा उतना ही ज्यादा घटेगा। और अगर सरफेस एरिया घटता है तो देखो जितना ज्यादा ब्रांच बढ़ाओगे सरफेस एरिया घटेगा। और अगर सरफेस एरिया घटा तो उसके बीच में लगने वाला वैन वाल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वो भी घट जाएगा। और वैन डर वाल्स फोर्स जब घटते हैं उसकी बॉन्ड कमजोर पड़ता तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी डिक्रीज कर जाता है। तो याद रखो बच्चों क्या होगा कि अभी देखो ये जो चेन है दिस इज नॉर्मल चेन, किसी भी प्रकार का ब्रांच इसके अंदर नहीं दिख रहे, ये नॉर्मल चेन है। और ये देखिए आपके पास ब्रांच दिख रहे हैं जिसमें आइसो न्यूरो सब दिख रहा है मुझे, तो यहाँ से ब्रांच चेन दिख रहा है तुम्हें। और ब्रांच जब दिख रहा है बच्चों तो यहाँ पे क्या होगे कि यहाँ पे 6 कार्बन यहाँ भी है, 6 कार्बन यहाँ भी है, ये नॉर्मल चेन है। बड़ा सा एरिया लेगा, एक छोटा सा ब्रांच करके एडजस्ट करने का, जितना ज्यादा ब्रांचेज जाएंगे क्वाइलिंग उतना ज्यादा होगा। अगर क्वाइलिंग उतना ज्यादा होता है तो सिंपल सी बात है बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया घट जाएगा। क्या घट जाएगा? सरफेस एरिया घट जाएगा। और जब सरफेस एरिया घटेगा तो सिंपल सी बात है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएंगे, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स कम होगा। वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। अब सोचो कि क्या होगा, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसके बीच में फोर्स उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा फोर्स होगा उसको पकड़ के तोड़ने में क्या होगा, ज्यादा हिट लगेगा। पकड़ के तोड़ने में क्या लगेगा, ज्यादा हिट। अब एक है कि सर एरिया ज्यादा बढ़ा दिया तो ज्यादा एरिया तो ज्यादा फोर्स लगेंगे एरिया से। एक ही एरिया छोटा में एडजस्ट हो गया तो छोटा थोड़ा सा आसपास का मॉलिक्यूल्स को खींच सकता है, तो अब वैन डर वाल्स फोर्स घटेंगे। तो वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का साइज कितना हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा एरिया से मॉलिक्यूल्स उस पर अट्रैक्शन फोर्सेस लगा सकते हैं। और ज्यादा एरिया से अगर अट्रैक्शन फोर्सेस लगाया बच्चों तो सिंपल सी बात है कि वहां पर क्या हो जाएंगे, वहां पर फोर्स ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फोर्स कम तो बॉइलिंग
पॉइंट कम। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल से याद रखना है यहाँ पे कि क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, ब्रांचिंग का, बम्पीनेस का, है ना। ब्रांचिंग को या भीड़ भाड़ का दो, बम्पीनेस कह दोगे तो ब्रांचिंग या बम्पीनेस का क्या होगा, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना ज्यादा ब्रांच में जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम जाएगा। याद रखना है, जितना ज्यादा ब्रांच बनाएंगे एरिया घट जाएगा, एरिया घटेगा बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। आगे समझ में कोई दिक्कत है? इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट भी सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है बच्चों। इस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। चलो कोई दिक्कत है? तो प्रोपोर्शन के सामने हमने इनवर्स में नहीं मूविंग लिखा जाता है बच्चों। चलो यहाँ से हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम लोग। चलो एरिया की बात हुई, बंडल ऑफ फोर्स यहाँ पे कम लगेंगे, यहाँ पर बंडल ऑफ फोर्स खत्म लगेगा, ज्यादा कहां से बॉइलिंग पॉइंट बच जाएगा। अगर अल्काइल ग्रुप सेम रहा तो वहां पर हमको देखना है मॉलिक्यूलर मास का, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, जिसका अगर आर ग्रुप देखो सेम है, आर मतलब अल्काइल्स होते हैं, कार्बन की संख्या सेम होगी, तो इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, अगर कार्बन की संख्या सेम हो जाती है, अगर कार्बन की संख्या सेम हो जाती है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास का, मोलर मास का। अब मोलर मास बताओ बच्चों, आयोडीन का मास ज्यादा है या फ्लोरीन का? आयोडीन का ज्यादा है या फ्लोरीन का? आयोडीन का ज्यादा हो सकती है ना, क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर अगर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है बच्चों? यदि ओमेगा 9, इसका कितना आता है 17, इसका कितना आता है 35 और इसका कितना आता है 53, है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, इस तरीके से इसका मोलर मास ऐड करते जाएंगे, यहाँ पर कितना जाएगा 53। तो ये आपके पास क्या होगा, इस टाइप से मोलर मास आते जाएंगे। एटॉमिक नंबर आ गया, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ा है तो मास भी बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है तो मास भी बढ़ेगा। तो मास बढ़ेगा इसका मतलब है कि उसको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो जब कार्बन की संख्या सेम हो जाए तो डिपेंड करेगा मास पे, और मास जो होगा वो किसका ज्यादा, आयोडीन का ज्यादा, है ना। तो चलो यहाँ से आगे बात करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा ना, आप आराम से पढ़ें और उसका सारे नोट्स तैयार करते जाएं। लास्ट टाइम में आपको एनसीईआरटी की पूरी नोट्स तैयार हो जाएगी और आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में देते हैं, है ना, कि यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन बना लेना, आप क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, आप उतना क्वेश्चन करते जाएं, है ना, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आइसो, अगर मेरे पास क्या आ गया, अगर मेरे पास आ गया सर एरीन, हेमो एरीन, क्या आ गया, हेमो एरीन। हेमो एरीन किसको कहते हैं, जिसमें बेंजीन बहन होती है। कौन सी बहन होती है, बेंजीन होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दीदी कौन है, बेंजीन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दीदी कौन है, बेंजीन है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दीदी बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर हाइड्रोजन ग्रुप आ गया है, हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, तो यहाँ पर देखो इसका आइसोमर से है बच्चों, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, एक बार मेटा पोजीशन पे आ गया और एक बार पैरा पोजीशन पे आ गया। याद होगा, अगर अगम बगल कहीं कोई जुड़ा रहा तो ऑर्थो हो जाता है, उसके बाद कोई जुड़े तो मेटा हो जाता है, जस्ट अपोजिट में जुड़ जाए तो पैरा हो जाता है ना। तो बगल में जुड़ा ऑर्थो, बगल के बगल में जुड़ा मेटा, अपोजिट में जुड़ा पैरा। अब यहाँ से देखोगे ऑर्थो, मेटा, पैरा के में कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब देख लो यहाँ 453 है, 446 है, 448 है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता बच्चों। इसमें लिखे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डायमर बेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम, लगभग ये सेम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों, इसमें भी, तो इसमें सबसे ज्यादा ऑर्थो का, फिर किसका होगा, पैरा का, और सबसे कम होगा मेटा का। ऑर्थो, पैरा, मेटा, क्या याद रखोगे इसको, अगर ऑर्थो, पैरा, मेटा, क्या होगा, ऑर्थो, पैरा, मेटा, ओपियम, है ना। ऑर्थो, पैरा, मेटा, ओपियम हो जाए ना, ओपियम याद है, पीएम, पीएम को कह दो ओपियम, है ना, ओपियम याद रखना है। तो ओपियम में कौन होगा हमारा, ऑर्थो, पैरा, मेटा। और ओपियम करे कि भाई ओपियम तेरे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्या, है ना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब गुस्सा ज्यादा है, चलो यहाँ से गर्मी ज्यादा है ना, इसमें उसके क्या कहते हैं,
बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर की बात होती है। चलिए हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट किए, आगे की बात है मेल्टिंग पॉइंट पे। तो अभी क्या क्या देख लिया, कलर की बातें किया, उसके बाद हमने स्टेट की बातें किए, उसके बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट की बातें किए, अब है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो समझो कमर में हमने क्या बोला, फिर से रिपीट करेगा। कमर में हमने क्या बोला, कमर में हमने बोला कि सबसे पहले सर सारे कंपाउंड्स जो है वो अल्केन्स में आते हैं वो कमरलेस हो जाते हैं, लेकिन जब ब्रोमो और आयोडो आता है और जो सनलाइट जब इसके उसके ऊपर पड़ते हैं वो कमरफुल हो जाता है, यंगो कमर के आ जाते हैं, लेकिन अगर सनलाइट ना पड़े तो कमरलेस हो जाता है ना। उसके बाद हमने बताया स्टेट ऑफ में कि सर शुरुआत का कुछ कार्बन जो है C1 से लेकर C4 तक वो क्या होता है, गैसेस स्टेट में रहते हैं। C4 से C8 तक, आगे C5 से C8 तक लिक्विड स्टेट में होता है, और उसके बाद का जो सॉलिड आते हैं वो बैक्सलाइट सॉलिड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा कि हमने इसका स्टेट की बात की, फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात देखिए, जहां पर कहे कि अगर मेरे पास कार्बन की संख्या ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, कार्बन की संख्या सेम हो जाए तो ब्रांच पे डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मल ब्रांच है तो एरिया ज्यादा है, वंडरवार्म कम है, वंडरवार्म कम होगा, सॉरी एरिया ज्यादा है तो वंडरवार्म ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो वंडरवार्म ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर ब्रांच ज्यादा है तो एरिया कम जाएगा, वंडरवार्म कम जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद हमने कहा अल्काइल ग्रुप सेम हो तो मोलर मास देख लेना है, जिसमें आयोडीन ज्यादा, फिर ब्रोमीन ज्यादा, फिर क्लोरीन, और उसके बाद फ्लोरीन ज्यादा हो जाएगा। सबसे कम में फ्लोरीन आ जाएंगे क्योंकि उसके मास कम है। इसके बाद हमने बात किया बच्चों कि मेरे पास क्या रहेंगे, हेमोएरिन्स की बातें करेंगे। जहां पर डायहेमोएरिन्स था तो वहां पर ओपियम है ना, ओपियम मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्थोपारामेटा, ऑर्थोपारामेटा। ऐसे नियरली सबका क्या होता है, सेम ही होता है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना। आगे आ जाओ बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। अगर डायहेमोबेंजीन की बातें करें, ये देखो फिर वही ऑर्थोपारामेटा है। इस बार बॉइलिंग पॉइंट यहाँ देखो 256, 249 और 323। इस बार पारा का ज्यादा है क्योंकि बच्चों मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है अरेंजमेंट के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है, अरेंजमेंट के ऊपर। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है बच्चों वो इंट्रामोनोमर्स के पास हो जाता है। वंडरवार्म्स जो होते हैं आपस में काम करता है, समझ यहाँ पे तो वंडरवार्म अपने खुद में काम करता है, इंटरमोनोमर हो जाते हैं, और यहाँ पर सॉरी ये इंट्रा हो जाता है और ये इंटर हो जाता है। तो देखोगे यहाँ पर इंट्रामोनोमर क्या बनाता है, यहाँ पे इंट्रामोनोमर वंडरवार्म फोर्स बनाते हैं, और यहाँ पर क्या बनाता है बच्चों, इंटरमोनोमर वंडरवार्म फोर्स बनाता है। इंटरमोनोमर वंडरवार्म फोर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंट्रामोनोमर से इसकी पैकिंग ज्यादा क्लोज होती है। इसकी पैकिंग ज्यादा क्लोज होगा, इस टाइप से पैकिंग हो जाएगा, और पैकिंग जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर पैकिंग लूज पैक होता है, और लूज पैक होने के कारण से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम जाता है। तो सोचोगे यहाँ पर क्या होगा, पैकिंग ज्यादा क्लोज होंगे, यहाँ पैकिंग दूर हो जाएगा और उसके बीच में ये आएगा। तो बताओ इस बार क्या आ जाएगा, इस बार आएगा POM। क्या आ जाएगा, POM क्या आ जाएगा, पारा ऑर्थोमेटा। उसमें क्या था, ओपियम, यहाँ है POM है ना, पोयम। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओपियम पोयम। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ की बातें आ गया, यहाँ तक समझना आपको। हमें आशा है कि आपको यहाँ तक क्या हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। क्या हो रहा है, चलो देखते हैं यहाँ से आपको क्या हो गया होगा, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए यहाँ से ये सिमेट्रियम है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, अब है डेंसिटी का। डेंसिटी डिपेंड करता है बच्चों किसके ऊपर, इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना कार्बन एटम बढ़ेगा मास बढ़ेगा। डेंसिटी का क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मास बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। एक्स एटम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दैट एक्स एटम, मतलब हाइड्रोजन बढ़ाओगे, अगर कार्बन की संख्या सेम कर दो, हाइड्रोजन बढ़ा दो, तो सबसे ज्यादा मास किसका, आयोडीन का, फिर किसका, ब्रोमीन का, फिर किसका, क्लोरीन का, सबसे कम फ्लोरीन का। अब सोचो जब यहाँ पर मास क्या होगा, बढ़ेगा, तो डेंसिटी ऑब्वियसली है क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। चलो बच्चों आगे की बात करते हैं। दिस इज सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी जो था बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये जो कार्बन वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, अगर हम ऐसा देते जाए कार्बन 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 इस तरीके से, तो देखो क्या होता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वहाँ तो पार्शियल नेगेटिव हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव, बाकी नॉन पोलर होता है। अगर ये नॉन पोलर होता है तो ये चीजें ध्यान रखना कि वाटर में वही सॉल्युबल होते हैं जो पोलर होते हैं। नॉन पोलरिटी के कारण से वाटर की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। इसमें जितना ज्यादा कार्बन आएंगे सॉल्युबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा।
ऐसे में हाँ, बट ये अपने जैसा हाइड्रोकार्बन रहता, अगर कार्बन की संख्या बराबर होती, बट यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन होता, तो यहाँ पर बच्चों इससे पोलैरिटी कुछ तो दिख रही है, इसमें पोलैरिटी बहुत कम दिखेगी, इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन कंपाउंड का ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियलिटी मतलब जितने ज्यादा कार्बन रहेंगे उतना ही कम क्या होगा, वहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम होता जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलो हाँ देखते हैं, एक मिनट वेट करो। आप देखते रहो इसको, गर्मी बहुत है ना। देखना है इसको पीछे से, देखो पीछे से रिवीजन करो 2 मिनट। चलो आगे बात करते हैं। इतने मेहनत करें तुम्हारे लिए गर्मी में, है ना, ईमानदारी से पढ़ो। चलो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसी कारण से नेक्स्ट कॉमन है, ज्यादा कॉमन नहीं, क्योंकि हमने अभी देखा कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो। अब यहाँ पर वाटर है, वाटर यहाँ पर आ रहा है, अभी हमने बताया कि क्या होता है कि जहाँ पर बॉन्डिंग ज्यादा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, एच बॉन्ड बना हुआ है। देखो AHO इसके बीच में क्या होते हैं, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कुछ संलग्न तब होता है जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, वहां पर खुद ही घुस जाता है। अच्छा यहाँ पे क्या है, कभी भी ध्यान देना, यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्ड कैसे बनता है पता है तुम्हें? एच बॉन्ड बनता है H और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, और फिर कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां पर फोर्स ज्यादा बनेगा। अब बताओ यहाँ पर तो फिर अगर आ भी गया तो पार्शियल क्वांटिटी है, ज्यादा नहीं है, इस कारण से ये इसके बीच का बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता। देखो संलग्न क्या होता है, इस वाटर को तोड़ा, बीच में घुस गया, हाँ। तुम एयर में कैसे हो, जैसा तुम एयर में डिजॉल्व हो ना, वैसे ही है। एयर में हम कह सकते हैं बी इमर्स्ड इन सी ऑफ एयर, हम हवा के समुद्र में डूबे हुए हैं। वैसे ही कंपाउंड को वाटर के समुद्र में डुबाना है, लेकिन वाटर स्पेस देगा तब तो, उसको तोड़ पाओगे तब तो। हम तो पानी हवा में घुसे, सर इतना स्पेस नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे का एयर हटा देते, पीछे हटते, पीछे का एयर हटा देते, इधर हटते, इधर का एयर हटा देते, इधर हटते, इधर का एयर हटा देते हैं, तो हम स्पेस बना लेते हैं उसके अंदर। ये नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वाटर कहता है देखो हमें तोड़ना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि हमारे बीच में बना हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड। हमारे बीच में क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर उस बॉन्ड को तोड़ पाते हो तब हम यहाँ पर आएंगे। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है RX को बनाने की क्षमता कम होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन देंगे जो बनाएंगे, बट बहुत कम होती है। इस कारण से वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वो संलग्न नहीं हो पाता है। आगे समझ में, यहाँ तक समझ गया। चलिए इसके बेस पर एक क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट टाइम पे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप देख लीजिए यहाँ से करा कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू देयर क्या होगा, एंगेजिंग बॉइलिंग पॉइंट। आप एक बार देखो क्वेश्चन को, 1 मिनट टाइम देते हैं, और आप यहाँ से देख करके बताइए कि किसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अरेंज ज्यादा होगा। आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट हर बच्चे का पढ़ते हैं, है ना। आप कमेंट कीजिए, अगर आपको लगे कि कहीं पर डॉट है तो हम इसका रिप्लाई देंगे, है ना, उस पर काम करेंगे। आपका एक डॉट को कंप्लीट किया जाएगा। है 1 कमोरो प्रोपेन, 1 कमोरो ब्यूटेन, 2 कमोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 कमोरो पेंटेन। बच्चों स्ट्रक्चर काम हो तुम अच्छा लिखेगा। प्रोपेन, प्रो मतलब 3 होता है, प्रो मतलब 3 कार्बन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन बिठाओ, और एक पे क्लोरीन है बच्चों, ये हो गया। 1 कमोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन में बच्चों 4 होता है, 1 2 3 4, और 1 पे ही क्लोरीन, तो 1 पे क्लोरीन बिठाओ, बाकी हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, फिर 2 कमोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, चलिए 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर प्रोपेन हो गया, इसी पे क्लोरीन भी हो गया, बाकी जगह H3 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 बैठाऊं।
फिर 1 कोमोडो पेंटेन 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर H2 हो जाएगा, यहाँ H करूँ, यहाँ H करूँ, यहाँ पर H करूँ और यहाँ H करूँ। क्या मांगा था इसने? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने हैं। अब आपको दिख रहा है 5 कार्बन का है, ये देखो 4 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का है। तो सबसे पहले तो 5 कार्बन होना चाहिए जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। अगर कार्बन की संख्या ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पहला बच्चों ये आ जाएगा, चलो आंसर हम अलग अलग किस्म में देते हैं, है ना, ये हो जाएगा पहला में। दूसरा देखो ये बच्चा ये भी 4 कार्बन का है और ये भी 4 कार्बन का, लेकिन इसमें ब्रांच, और ब्रांच वाला का पता है सरफेस एरिया कम जाता है, ब्रांच वाला का सरफेस एरिया कम जाता है, सरफेस एरिया कमेगा तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट भी कम जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड में ये आ जाएगा, थर्ड में ये आ जाएगा और सबसे लास्ट में बच्चों ये आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हो कि क्या वहां पर चेन है, क्या वहां कार्बन की संख्या कितनी है, और उसके आधार पे आप इसके आंसर तैयार कर सकते हो। चलो यहाँ से, है ना, आगे बात करते हैं। आप 1 मिनट का टाइम हमने आपको दे दिया था पहले। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेमोकेस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो हमने बनाया। तो यहाँ पर क्या है 1 कोमोडो प्रोपेन, फिर 2 कोमोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, फिर 1 कोमोडो ब्यूटेन और फिर तुम्हारे पास 1 कोमोडो पेंटेन। सबसे ज्यादा 5 कार्बन, 4 कार्बन का ये भी था, 4 कार्बन का ये भी था, बट ये नॉर्मल चेन था, ये आइसो चेन था। ब्रांच होने के कारण से इसका क्या होगा, जो नॉर्मल है उसका सरफेस एरिया ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये अरेंज हो जाएगा बच्चों। चलिए, हो गया। आज का हमने सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, आज के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। हमें आशा है कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो नो कर दीजिएगा। हमें 2 मिनट से समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चों को ये चीजें समझ में आया और कितने बच्चों ने इसको पढ़ा है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसमें ये पार्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये चीजें जेईई मेन और नीट में भी आता है बच्चों, क्योंकि वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही फॉलो करता है, और हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन का नोट्स बना के लाए हैं, इसलिए हमें एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।